क्या थमने वाला है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 24 दिनों से चला रहा युद्ध? क्या बैकफुट पर आ गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? क्या ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि इजराइल ने छल के साथ अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में धकेल दिया, जिसके चलते पूरे अमेरिका में ट्रंप की भारी किरकिरी हो रही है? आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि युद्ध खत्म करने को लेकर बैक चैनल डिप्लोमेसी अमेरिका ईरान के बीच चल रहा था, और इसी का नतीजा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 दिनों तक कोई हमला नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है, और इसी वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल के लिए टालने का आदेश दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ पर लिखा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई है, और दोनों देश मध्य पूर्व में जारी टकराव का पूरा समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि आगे चलकर यह फैसला अभी जारी बैठकों और बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है, और हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया था। इस जलमार्ग से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, इसलिए यह तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखी जा रही है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसने नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है। लेकिन अब बातचीत शुरू होने के बाद अमेरिका ने फिलहाल के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है। बहरहाल ट्रंप के इस ऐलान का अभी से असर दिखने लगा, जो कि भारत के लिए राहत की खबर साबित हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में तेज गिरावट आ गई और ये $100 प्रति बैरल के नीचे जा फिसला है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी इसे लेकर बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पूरे डेवलपमेंट पर अपना नजर बनाए हुए है। Yes, we are closely following these developments as we do. इन सभी गतिविधियों पर हम अपनी नज़र केंद्रित किए हुए हैं। तो यही मेरा आपके सवाल के जवाब में मेरा रिएक्शन ही होगा। लेकिन सवाल फिर वही है, ट्रंप कैसे ईरान पर हमला रोकने के लिए तैयार हो गए, मजबूर हो गए? दरअसल रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो वो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत जोखिम भरा कदम है, और रूस ने इस बारे में अमेरिका को अपनी चिंता बता दी है। वहीं ईरान पहले ही युद्ध खत्म करने को लेकर अपनी ओर से 3 शर्तें रख चुका है। पहला, ईरान के निर्विवाद अधिकारों को स्वीकार करना होगा। दूसरा, जंग के कारण ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए, और तीसरी शर्त जो उसने रखी है कि उसे ये गारंटी दी जाए कि भविष्य में उसके खिलाफ कभी भी कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रंप लेकिन बयान बहादुर हैं, हर दिन हर घंटे अपना बयान बदलने के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा वे अपने इस बयान पर कितनी देर तक कायम रहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के 23 दिनों के बाद संसद में बयान दिया है, जिसकी लंबे समय से विपक्ष मांग कर रहा था। इस सब के बीच होली का त्यौहार, ईद का त्यौहार बीत गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर अपनी खामोशी, अपनी चुप्पी तोड़ी है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला बोलकर वहां के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय अली खामेनेई को मार दिया, जिसके बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में तनाव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिससे भारत में कच्चे तेल, LNG, LPG की सप्लाई ठप हो गई। LPG संकट से देश में हाहाकार मच गया। शेयर बाजार में सुनामी है, निवेशक कंगाल हो रहे हैं। इस युद्ध ने
अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के इस बयान से संतुष्ट नहीं है। युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है, लेकिन इस पूरे बातचीत के क्रम में ये बात सामने नहीं आई कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी या ना उन्होंने संसद में ही बोलते हुए उनकी मौत पर दुख जताया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे लेकर पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। मोदी सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है मौजूदा हालात से निपटने के लिए। ना इनकी कोई तैयारी थी और ना इन्होंने कुछ किया है। मैं एक बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं, मोदी जी, देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं। आपने पार्टी के हित में इजराइल के साथ खड़े दिखे, आप अमेरिका के साथ खड़े दिखे अपने संबंधों और पता नहीं क्या वजह लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, कौन सी डायरी वैरी। ईरान जिससे हमारा पुराना संबंध, जो हमें डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल उपलब्ध कराता था, अब उसके राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च नेता के मरने पर भी 2 शब्द आपके मुंह से नहीं निकले। इसका दूरगामी परिणाम देश के हित में नहीं होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे अनेक जरूरी चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही आती है। युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो। पीएम ने कहा कि देश अपनी ज़रूरत का 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार सरकार की ओर से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं और ईरान से अभी तक 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं, जिसमें 700 से अधिक मेडिकल छात्र हैं जो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे। एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन में ठीक से बुआई हो सके। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय की याद दिलाई और कहा उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी जहां 3,000 रुपये में मिल रही थी, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये में सरकार उपलब्ध करा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हम इस संघर्ष को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। जाहिर है इसके ज़रिए वो बगैर नाम लिए ईरान पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस इजराइल और अमेरिका ने पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंका,
उसकी आलोचना करने से वे बचते नजर आए। आपको ध्यान होगा, ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे और विपक्ष इसे लेकर लगातार मुद्दा बनाता रहा है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर सदन में चर्चा की भी मांग की है। उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए बयान के 2 घंटे के बाद ही ट्रंप का ईरान पर हमला रोकने वाला बयान सामने आ गया। जाहिर है सरकार इससे राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि इसके चलते न केवल देश में महंगाई बढ़ रही थी बल्कि निवेशकों के चेहरे पर भी मायूसी छा गई थी। सवाल उठता है कि क्या ट्रंप अपने इस रुख पर कायम रहेंगे या फिर पलट जाएंगे। ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि आपने अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।